हेलो फ्रेंड्स। इस चैनल पे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए और यूपी पीसीएस आरओ के लिए कंप्लीट करंट अफेयर प्रोवाइड की जाएगी। तो और जो भी करंट अफेयर का मटेरियल होगा वो हैंडमेड होगा और उसको काफ़ी क्रिस्प और शॉर्ट में लिखा गया होगा ताकि उसका रिवीजन बहुत हैंडी हो, बहुत जल्दी से हो सके। और मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो लोग यूपी पीसीएस प्रीलिम्स देने जा रहे हैं या यूपी पीसीएस आरओ का री एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो एक बार ये सारे करंट अफेयर अच्छे से रिवाइज़ कर लें ताकि उनको मैक्सिमम गेन हो सके, क्योंकि जो भी करंट अफेयर है वो हर मंथ के 7 से 8 पेज के ही हैं जो कि हैंडमेड नोट्स हैं। और अगर आप एक साल का पूरा अच्छे से रिवाइज़ कर लेते हैं तो लगभग 50 से 60 पेज होंगे और हो सकता है कि उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल जाए, जो कि कोई मोटी बुक तैयार करने से जितना बेनिफिट ना मिले उससे ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है कि आपको इस करंट अफेयर से मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया का पहला जो है 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ पे बना है? ये बना है बेंगलोर में, जो कि पहला करंट अफेयर है हमारा। इसके बाद फाउंडर ऑफ द हाउस ऑफ द मैकनॉक वन द एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2022-23 का ये जो अवार्ड है ये दिया गया है मिस्टर नीना लिगो को। ठीक है। लाइव स्टॉक सेक्टर जो होता है हमारा, उसमें जो हमारी ग्रोथ हुई है 2014-15 से लेकर के 2021 और 22 तक, वो है 7.67%। पहली बार हाइड्रोजन फ्यूल बस जो है वो स्टार्ट की गई है लेह में, एनटीपीसी द्वारा इसको चालू किया गया है। और एनटीपीसी ने मतलब ये कमिटमेंट किया है कि वो 60 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी मतलब ऐसी एनर्जी जो हमें अदर देन फॉसिल फ्यूल के अलावा जो दूसरे सोर्सेज हमें एनर्जी मिलती है वहाँ से जो है डिराइव करेगी एनटीपीसी का फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ये भारतीय कंपनी है और ये जो है पावर सेक्टर में बेसिकली काम करती है। तो इनका ये मतलब कमिटमेंट है कि ये 60 गीगावाट अचीव करेंगे 2032 तक। ठीक है, 2030। तो रिन्यूएबल सेक्टर में इसको ये अचीव करने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा एनटीपीसी ने 660 मेगावाट का जो है सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट बिहार में स्टार्ट किया है। ठीक है। इसके बाद एक एजेंसी आती है जिसका नाम है मूडी रेटिंग एजेंसी। इसने इंडिया को इस बार AA की रेटिंग दी है। ठीक है। और जो मूडी की रेटिंग है ये एक तरीके से बताती है कि इंडिया किस तरीके से ग्रोथ करने वाला है, ये इनके अपने प्रोजेक्शंस रहते हैं। इसके बाद आता है ब्रिक्स का फुल फॉर्म है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ये कुल मिला करके 5 कंट्री का एक ग्रुप है ब्रिक्स। और ब्रिक्स कंट्री में इस समय 6 और नए मेंबर ऐड किए गए हैं, जिसमें से पहला है इजिप्ट, फिर ईरान, सऊदी अरबिया, यूएई, यूथोपिया एंड अर्जेंटीना। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ ये है कि राफेल नाडाल, ये बहुत अच्छे टेनिस के प्लेयर हैं, इनको ग्लोबल एम्बेसडर बनाया गया है इन्फोसिस का। इन्फोसिस एक भारतीय कंपनी है और इसका जो है ग्लोबल एम्बेसडर इनको बनाया गया है। ठीक है। इसके बाद आता है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, इसको शॉर्ट में ABDM भी कहा गया है। अब ये सबसे पहले इनकी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की जो पहली माइक्रो साइट है ये स्टार्ट की गई है अजवाल इंडिया में। ठीक है। इसके बाद आता है एक ट्रैक्टर है जिसको डेवलप किया गया है CSIR द्वारा। इसका फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इन्होंने प्राइमा ET11 नाम का एक ट्रैक्टर डेवलप किया है। फर्स्ट इंडिजीनियस ट्रैक्टर बाय सेंट्रल मैकेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट दुर्गापुर। ये इंडिजीनियस है, मतलब इंडिजीनियस का मतलब ये होता है कि स्वदेशी है पूरी रूप से, और इसको डेवलप किया गया है दुर्गापुर में और ट्रैक्टर है। इसके बाद एक स्कीम और चलाई गई है जो आर्मी ऑफिसर्स की वाइफ्स होती हैं उनके लिए, और इस स्कीम का नाम है अस्मिता इनिशिएटिव। ये स्कीम बेसिकली उन लोगों के लिए चलाई गई है जो आर्मी ऑफिसर्स की वाइफ्स हैं। ठीक है। इसके बाद वुमेन रेसलिंग टाइटल वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो है इसकी विनर जो है इंडिया रही है इस बार में, और ये जॉर्डन में हुआ था। ठीक है। और फर्स्ट ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट का मतलब होता है जहाँ पे कई लोग एक साथ मिल करके बातचीत करते हैं। तो जो पहला ट्रेडिशनल मेडिसिन का ग्लोबल लेवल पे समिट हुआ है गांधीनगर गुजरात में हुआ है। इसके बाद एक रिपोर्ट आई सेंसस, एक तरीके से कह सकते हैं कि किसी चीज़ का डाटा आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो एक रिपोर्ट आई है जिसको कहा गया 6th माइनर इरिगेशन सेंसस, ये रिलीज्ड बाई मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। कभी भी यूपी PCS में या यूपी
पीसीएस में, आरओ में या प्रीलिम्स में जो प्रॉपर यूपी पीसीएस का होता है उसमें मिनिस्ट्रीज़ के नाम ज़रूर पूछ लेता है। उसमें ये ज़रूर पूछता है कि कौन सी मिनिस्ट्री ने क्या चीज़ रिलीज़ की थी, ठीक है। तो ये जो इरिगेशन प्रोजेक्ट है ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने रिलीज़ की है, पहली बात। दूसरी बात, अब इसमें कब कब सेंसस हुआ है ये भी देख लीजिए। जो पहला सेंसस है वो 1986 से 1987 के बीच में हुआ है। जो सेकंड सेंसस है वो 1993 से 1994 के बीच में हुआ है। जो थर्ड सेंसस है 2000 से 2001 के बीच में हुआ है। फोर्थ 2006 से 2007 के बीच में हुआ है। फिफ्थ 2013-2014 के बीच में हुआ है, और ये सिक्स्थ वाला है। अब इस सेंसस के रिपोर्ट में मेन क्या क्या बातें हैं। पहली बात तो ये है कि डग वेल्स हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ शेयर इन माइनर इरीगेशन, मतलब जो गड्ढे बना करके जो कुएं बनाए जाते हैं वो सबसे ज़्यादा इरिगेशन के लिए जिम्मेदार हैं, मतलब उनसे इरिगेशन सबसे ज़्यादा कराया जा रहा है, उनका यूज़ ज़्यादा किया जाता है। फर्स्ट टाइम डाटा ऑन द जेंडर ऑफ द माइनर इरिगेशन ओनर्स वॉज कलेक्टेड। अब इसमें ये भी इस बार डाटा इस तरीके से कलेक्ट किया गया है कि कौन किसके ओनर हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कोई डगवेल है, कोई बोरवेल है, कोई ट्यूबवेल है, तो उसके ओनर कौन है, ओनर का जेंडर क्या है, उस बेसिस पे भी डाटा कलेक्ट किया गया है। यूपी हमारा नंबर 1 आता है माइनर इरिगेशन के मामले में, इसके बाद महाराष्ट्र है, फिर एमपी है, फिर तमिलनाडु है, ठीक है। यमच मैंने शॉर्ट फॉर्म के लिए लिख दिया है महाराष्ट्र के लिए, एमपी आप जानते हैं, टीएन तमिलनाडु के लिए है। महाराष्ट्र लीडिंग स्टेट इन डगवेल के मामले में महाराष्ट्र लीडिंग स्टेट है, ठीक है। अभी एक एनजीओ है जो बहुत फेमस हुई है हाल में, उसका नाम है वेस्ट वॉरियर। ये उत्तराखंड की एनजीओ है और इन्होंने लॉन्च किया है ग्रीन गुरुकुल प्रोग्राम, इसीलिए ये थोड़ा सा हाईलाइट में आए हुए हैं। 2014 यूथ फॉर परिवर्तन स्टार्टेड क्लीन बेंगलुरु, मतलब 2014 में एक इसी तरीके की एनजीओ आई थी यूथ फॉर परिवर्तन नाम से, इन्होंने क्लीन बेंगलुरु का कैंपेन स्टार्ट किया था, और एनजीओ वगैरह काफ़ी अच्छा काम करते हैं। सॉरी हाँ, थोड़ा सा अरेंजमेंट में क्लियर है। अब देख लीजिए, सत्या फाउंडेशन करके है, इन्होंने ट्रांसोनॉमिक्स करके 2014 में आई थी, इन्होंने भी वेस्ट मैनेजमेंट पे एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था। इसके बाद आता है पीएम ऊषा प्रोग्राम। अब ये किस चीज़ से संबंधित है ये समझ लीजिए। पहली बात तो पीएम ऊषा प्रोग्राम एजुकेशन से संबंधित है। सेकंड चीज़ इसका क्या है, उच्चतर शिक्षा अभियान, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से द्वारा रिलीज है टू रेज द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। ऊषा प्रोग्राम का मेन, अगर कोई पूछे कि मेन फोकस क्या है, क्यों इसको लाया गया है, तो उसका बेसिक रीज़न यही है कि ये एजुकेशन की क्वालिटी को रेस करना चाहता है, इनकी बार को, जो इनका बार है इसको ये ऊपर की तरफ लाना चाहते हैं। अब इसके बाद देखिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो अगस्त के महीने में हाल फिलहाल में इन पे इवेंट्स हुए हैं और ये पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये चूँकि अगस्त का करंट अफेयर है तो इसमें सारे डेट्स जो हैं अगस्त के जो भी इम्पोर्टेंट्स है वो कवर किए गए हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि नेशनल हैंडलूम डे। अब ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों, ये इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि मोदी जी जब से आए हैं वो हैंडलूम हथकरघा के बारे में बहुत ज़्यादा बात करते हैं, तो ये हो सकता है कि इसके बारे में चीज़ें पूछ ली जाएँ। तो ये 7 अगस्त को आया था, फर्स्ट टाइम इन 2014 में सरकार बनी थी बीजेपी की, 2015 में ये पहली बार आया था, ठीक है, नेशनल हैंडलूम डे, और ये 9वां संस्करण था इसका। इसके बाद आता है वर्ल्ड ट्राइबल डे। वर्ल्ड ट्राइबल डे 9 अगस्त को आया था। वर्ल्ड लॉयन डे 10 अगस्त को मनाया जाता है। वर्ल्ड संस्कृत डे 31 अगस्त को मनाया जाता है। मद्रास डे 22 अगस्त को मनाया जाता है। फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट ये कहाँ पे है, ये जापान में है। ये नाम से ही पता चल रहा है कि फुकुशिमा कहाँ पे होगा, जापान में होगा। राजस्थान का टारगेट है टीबी फ्री होना 2025 तक, ये अपने आप को टीबी फ्री कर लेगा। मेरा बिल मेरा अधिकार इनवॉइस इंसेंटिव स्कीम, ये फ्रॉम 1 सितंबर ये असम, गुजरात और हरियाणा में ये कैंपेन स्टार्ट हुआ, ये स्कीम स्टार्ट हुई है। पेल्मा माइन द फर्स्ट ओपन कास्ट माइन इन छत्तीसगढ़ अंडर एमडीओ माइन डेवलपर एंड ऑपरेटर। मतलब ओपन कास्ट माइन का मतलब ये होता है कि ऐसी माइनिंग जो ज़मीन के ऊपर से कराई जाए, तो उसको ओपन कास्ट माइनिंग कहते हैं। तो ये सबसे पहला माइन इंडिया में कौन सा बना जहाँ पे ओपन कास्ट माइन होगा, वो पेल्मा माइन करके है, यहाँ पे ये चीज़ें होंगी। इसके बाद आता है वाजपेयी पार्क, ये फेमस है थोड़ा सा, और इसको कोकोनट पार्क भी कहा जाता है, ये बिहार में स्थित है, ठीक है। अब इसके बाद एक फेमस नेशनल पार्क है जिसका नाम है यासुनी नेशनल पार्क, ये यूकादर में है, ठीक है।
फिर एक टूर्नामेंट हुआ है फिड वर्ल्ड कप, जिसको चेस का टूर्नामेंट कहा जाता है। ये बाकू अजरबैजान में हुआ है। इसके जो प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, वो संजय कपूर हैं। और ये मैग्नस कार्लसन जो है, इन्होंने हराया है प्रज्ञानंद को, जो कि इंडियन है और ये काफ़ी फेमस है। इन्होंने कई मतलब अच्छे काम किए हैं, तो इनको इन्होंने हरा दिया है। मैग्नस कार्लसन इनका नाम है। ये पूछा जाएगा कि मैग्नस कार्लसन कौन है, तो ये चेस के माने जाने प्लेयर है जिन्होंने प्रज्ञानंद को हराया है। CEO ऑफ एकेडमी ऑफ साइंस ऑफ साउथ अफ्रीका, इसके जो CEO बने हैं एकेडमी ऑफ साइंस ऑफ साउथ अफ्रीका के, वो बने हैं डॉक्टर हिमला सुदियाल, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन, हिमला सुदियाल, ये जो है CEO बने हैं। इसके बाद एक मिसाइल बहुत फेमस है जिसका नाम है अस्त्र। सबसे पहली बात तो मिसाइल 2-3 कैटेगरी की होती हैं। एक होता है कि जो एयर टू एयर चलती हैं, एक होता है लैंड टू एयर चलती हैं, एक होता है कि तीसरा वाला हमें नहीं आता है। इसके बाद अस्त्र जो मिसाइल है, ये एयर टू एयर मिसाइल की कैटेगरी में आती है। और तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट फायर्ड, मतलब इससे इसकी टेस्टिंग की गई है, तेजस विमान पे की गई है। और ये हमको लगता है ये 2 बार आ चुका है। एजुआल इसके पीछे भी मैंने कवर किया था। ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का पहला माइक्रो साइट बना है। और हेल्थ अथॉरिटी ने ये कहा है कि हम 100 माइक्रो हेल्थ साइट डेवलप करेंगे। इसके बाद एक रिवर है जो बहुत फेमस है, वो है जो न्यूज़ में थी, वो है परावानर रिवर, ये तमिलनाडु की है। और ये रिवर हाल में ही चर्चा में है, तो इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि कहाँ पे मिलती है, तो ये तमिलनाडु में मिलती है, परावानर रिवर इसका नाम है। इसके बाद आता है बिग कैट एलियंस, ठीक है। एलियंस का मतलब होता है समझौता, मतलब गठबंधन करना। और इसमें टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, प्यूमा, जगुआर, चीता, इतने एनिमल्स जो बिग कैट यानी जो टाइगर या लायन की जो फैमिली के जो बाकी एनिमल्स हैं उनको कवर किया जाता है। इसके बाद एक स्कीम बहुत फेमस है, उसका नाम है दीक्षा का क्या फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल इन्फॉर्मेशन फॉर नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म टू प्रोवाइड एजुकेशन इन रिमोट एंड रूरल एरियाज़, ठीक है। अब इसके बाद एक बहुत फेमस AI है जो कि न्यूज़ में है, उसका नाम है भाषिनी। ये AI बेस्ड लैंग्वेज प्लेटफॉर्म है। इसका यूज़ मोदी जी ने किया है हाल में ही, जब एक कॉन्फ्रेंस हुआ था BHU में, तो इसका यूज़ किया गया है, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। अभी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो 15th ब्रिक्स समिट है, ये होगा अंडर साउथ अफ्रीका चेयरमैनशिप इन जोहान्सबर्ग में होगा, ठीक है। और ब्रिक्स का फुल फॉर्म मैंने अभी बताया है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका है। और इनसे संबंधित एक बैंक भी है जो बहुत फेमस है, जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक, NDB। और इसका हेडक्वार्टर शंघाई, चाइना में है। इसमें जो ऑफिशियल लैंग्वेज यूज़ होती है ब्रिक्स में, वो होती है इंग्लिश। तो ये पूछा जाएगा कि 15वां ब्रिक्स समिट कहाँ होने वाला है, तो जोहान्सबर्ग में होगा। और दूसरी बात ये है कि NDB इसी से संबंधित है, इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। जैसे कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं, अगर आप उनको याद कर लें, उनको तैयार कर लें, तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि वो आपको हर एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। ब्रिक्स हो गया, एशियान हो गया, और G20 हो गया, G7 हो गया, इस तरीके से OIC हो गया। इस तरीके से जितने भी ग्रुप्स हैं, अगर आप इनको अच्छे से तैयार कर लें, तो इसका जो सबसे शार्क हो गया, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप एक बार इसको तैयार करेंगे, ये आपको हर एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होंगे, और आप इनसे बहुत सारे क्वेश्चन सही कर सकते हैं। तो आप, और इस पे भी मैं एक वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें मैं सारे ग्रुप्स को एक साथ कवर कर दूँगा। अब इसके बाद एक बहुत फेमस फार्म है जिसका नाम है टॉलस्टोरी फार्म। ये चूँकि गांधी जी भारत के लिए उनकी बहुत अहम भूमिका है, तो गांधी जी से संबंधित अगर कोई भी चीज़ आपको न्यूज़ में दिखे तो आप उस पर जो है फोकस करिए। तो टॉलस्टॉय फार्म जो है ये गांधी जी ने बनाया था 1910 में, 1910 में बनाया था, और ये यहाँ पे बना भी नहीं है, आउट ऑफ इंडिया ही बना है। तो ये काफ़ी इसलिए न्यूज़ में है, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नेशनल आइकन का, जो नेशनल चेहरा बनाया है इस बार इलेक्शन का, वो सचिन तेंदुलकर को बनाया है। इसके बाद एक क्वेश्चन ये आता है कि 20 एशियन मीटिंग
इंडिया इकोनॉमिक मिनिस्टर कहाँ पे कर रहे हैं, ये इंडोनेशिया में कर रहे हैं, ठीक है। 20वीं एशियन मीटिंग इंडोनेशिया में हो रही है। ये सारी मीटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। फिर इसके बाद आता है ग्रीन हाइड्रोजन स्टैंडर्ड फॉर इंडिया। ग्रीन हाइड्रोजन हैविंग ए वेल टू गॉट इमिशन ऑफ नॉट मोर देन 2 kg इक्विवेलेंट इतना। अब ग्रीन हाइड्रोजन से संबंधित ग्रीन हाइड्रोजन का न्यूज़ जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उसके बारे में एक स्टैंडर्ड बना के भारत सरकार ने दी है कि ग्रीन हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड जो बताया गया है कि 2 kg CO2 इक्विवेलेंट होना चाहिए। नमो 108 ये बहुत फेमस है, कई बार रिपीट हो चुका है न्यूज़ में, ये क्वेश्चन आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इसमें ये बताया गया है कि लोटस की एक नई वैरायटी बनाई गई है लखनऊ नेशनल इंस्टीट्यूट बॉटनिकल रिसर्च द्वारा, NBRI द्वारा। अब इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जो इसके पेटल्स होते हैं, जो इनकी पंखुड़ियाँ होती है, वो टोटल 108 रहेंगे और ये ऐसे लोटस काफ़ी देखने में अच्छे लगेंगे। इसके बाद निहार नाम की एक एलोवेरा की नई वैरायटी भी इन्होंने डेवलप की है, ठीक है, NBRI ने। इसके बाद मीशो आप जानते ही हैं, ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। तो मीशो का ये न्यूज़ है कि ये 10 मिलियन सेलर्स को डिजिटलाइज कर देगा 2027 तक। ई कॉमर्स आने की